हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लीन रूम डिजाइन और कंसिडरेशन के बारे में कि क्लीन रूम डिजाइन का कंसिडरेशन क्या होना चाहिए और कौन कौन से पैरामीटर्स हमको इसमें ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे पहले हमको ये भी देखना है कि हमारा क्लीन रूम पार्टीशन जो फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो होता क्या है और कैसे हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या उसके वेरियस पैरामीटर्स हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम ध्यान में रखते हुए डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है हमारा क्लीन रूम पार्टीशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो तो व्हाट इज द क्लीन रूम। क्लीन रूम होता क्या है? एन एरिया which is designed, constructed, used and maintained in a such a manner so that preclude or reduce the introduction, generation or retention of the viable and non-viable particles. Clean room is also regulated and monitored for RH temperature and delta P pressure. So in clean rooms considered air is supplied. तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि क्लीन रूम जो क्लीन रूम जो होता है वो एक ऐसा रूम होता है जिसमें कि वायबल और नॉन वायबल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उनकी जनरेशन को रोक सकते हैं, जो कि हमको डायरेक्टली फार्मा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट में इम्पैक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जिसमें दूसरा वाला जो पॉइंट उसने बोला है क्लीन रूम ये आल्सो रेगुलेटेड एंड मॉनिटर फॉर द RH टेम्परेचर एंड डेल्टा बी। किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और जो डिफरेंशियल प्रेशर है उसको अच्छी तरह से मेंटेन रखा जाए जिससे कि प्रोडक्ट अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर हो। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें जो है क्वालिटी, GMP एंड क्लीन रूम आर रिलेटेड। तो जो दूसरा वाला इस पे कर्सर मेरा घूम रहा है दूसरा वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज द क्वालिटी। तो व्हाट इज द क्वालिटी मीन्स मीटिंग द प्रीडिटरमाइंड रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर for a particular product or services. Yes, this is the one parameter of the quality. Totality of the characteristics of an entity that bear and its ability to fulfill implied and stated needs. तो बेसिकली क्वालिटी जो रहती है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट टू मैन्युफैक्चर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वाई विच there should not be any kind of the impact on human body. In pharmaceuticals, the product should be in perfect manner with the meeting all the criteria which required to require the quality of the product. तो दिस इज द क्वालिटी। मतलब क्वालिटी में कोई जो भी प्रोडक्ट होता है हमारा कि वो अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये क्वालिटी है। दूसरा है व्हाट इज GMP। GMP इज ए पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस एंड विच इंश्योर दैट प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस एंड कंट्रोल टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट टू द देयर इंटेंडेड यूज एंड देयर रिक्वायर्ड बाय यूज द मार्केटिंग अथॉरिटीज। तो यहाँ पे GMP आप सब जानते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज बेसिकली द क्वालिटी एश्योरेंस टीम नीड टू बी मेक श्योर ऑफ दैट दिस इज द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑलवेज स्टेटेड दैट कि हमारा जो प्रोडक्ट है अच्छे एटमॉस्फेयर कंडीशन में बने, विद अच्छी क्वालिटी के साथ में बने, जिसमें कि हमारे जो प्रोडक्ट है जिसका कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट ना हो। तो इसलिए कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं GMP में विच एवरी फार्मा इंडस्ट्रियल कंपनी नीड टू बी फॉलो द सेम। नाउ ए क्लीन रूम जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये क्लीन रूम इज ए रिगरसली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दैट हैज ए लो लेवल ऑफ द एनवायरमेंटल pollutants such as dust, airborne microwaves, aerosol particles and chemical vapors. The air entry in a clean room is filtered and then continuously circulated through the high internal generated contaminants. Staff wearing the protective clothes must enter to exit through airlocks while equipment and furniture inside the clean room is specifically designed to produce the minimum particles. तो ये क्लीन रूम किसी भी फार्मा इंडस्ट्री हमने बात किया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जिसमें कि हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें किसी भी तरह का डस्ट, एयरबॉर्न माइक्रोबीव्स, एरोसॉल पार्टिकल्स, केमिकल्स, पेपर्स नहीं होना चाहिए जो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पे जो एयर आ रही है वो अच्छी तरह से फिल्टर्ड एयर आना चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर हो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि हमारा हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलर ईयर्स, मतलब हैपा जिसको बोलते हैं, हाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है जिसका हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट ईयर, हैपा फिल्टर्स, लो अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट्स ईयर, उल्फा फिल्टर्स टू रिमूव द इंटरनली जनरेटेड कंटामिनेंट्स। मतलब हैपा और उल्फा फिल्टर्स का यहाँ पे यूज किया जाता है जिससे कि प्रोडक्ट में किसी भी तरह का ईयरबॉर्न पार्टिकल्स ना हो। जो भी ईयर आए वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर होते आए और उससे वही ईयर हमारे प्रोडक्ट में यूज होना चाहिए, वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के सराउंडिंग में यूज होना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लीन रूम पार्टीशन में। वहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया भी आपको आगे समझने में मिलेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि किसी भी तरह के ईयरबॉर्न पार्टिकल्स को
हमको रिड्यूस करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो हमको क्लीन रूम में की जाती है, और वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें हैपा, उल्फा और वेरियस टाइप के अदर्स प्रोडक्ट यूज होते हैं। जो लोग वहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं उनको एक एयरलॉक से दूसरे एयरलॉक में जाने के लिए प्रॉपर गवर्निंग प्रैक्टिसेस यूज करनी है, और उसके बाद में ही उनको अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना है। तो ये हमारा ये हमारा क्लीन रूम पार्टीशन का बेसिक पार्ट है। नाउ अब जब डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द क्लीन रूम, क्या क्या डेफिनेशन होती है, तो कितने तरह के हमारे ISO उसमें यूज होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, एज पर ISO 41644, जो एज पर ISO 14644 में जो बताया गया, रूम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द airborne particle is controlled and which is constructed and used in a manner to minimize the introductions, generations and detention of the particles inside the room, and which other relevant पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर आर कंट्रोल्ड एज द नेसेसरी। तो यहाँ पे ISO जो 14644 है वो बोलता है कि एक रूम जिसमें कि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ द एयरबोर्न पार्टिकल इज कंट्रोल, मतलब कि जो हमारा एयरबोर्न पार्टिकल्स है उनका कंसंट्रेशन कंट्रोल में रहना चाहिए, मिनिमम नंबर पे रहना चाहिए, और उसको इस तरह बनाना चाहिए कि जहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन, जनरेशन और रिटेंशन, ये तीनों चीजें मिनिमम होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो वो होती है तो बहुत मिनिमम होनी चाहिए, along with the other parameter has to be in control like temperature, humidity, pressures has to be in control necessary। तो ये हमारा ISO 14644 बोलता है। दूसरा एज पर GMP, WHO GMP कंप्लायंस क्या बोलती है, एन एरिया विद डिजायर्ड environmental control of the particulates and the microbial contaminations constructed and used in such a way used to reduce the introduction, generation, retention contaminants within a area। तो यहाँ पे सेम मोस्टली जो हमारा ISO 14644 बोलता है वही हमारा WHO GMP कंप्लाइंस गाइडलाइन बोलती है। उसमें सिंपल बात है कि हर आदमी एक ही चीज पे यहाँ पे बोलता है, इंट्रोडक्शन, जनरेशन एंड रिटेंशन ऑफ द पार्टिकल्स मैटर, दिस हैज टू बी रिड्यूस, हैज टू बी एलिमिनेटेड, फॉर विच द मैन्युफैक्चरिंग हैज टू बी इन द गुड एटमॉस्फेयर कंडीशन, फॉर विच वी नीड टू बी यूज द क्लीन रूम्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा WHO का GMP गाइडलाइन। अब जो तीसरा इसमें निकल के आता है वो आता है एज पर USP चैप्टर 11116 क्या बोलता है वो भी जरा देख लेते हैं। ए रूम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द एयरबोर्न पार्टिकल्स इज कंट्रोल्ड टू मीट ए स्पेसिफाइड एयरबोर्न पार्टिकुलेट्स cleanliness class। In addition, the concentration of the microorganism in the environmental is monitored. Each cleanliness class defined is also assigned a microbial level of the air surface and personal gas। सिमिलर ये भी वही बोलता है कि हम कैसे माइक्रोबियल जो हमारे पार्टिकुलेट्स हैं उनको कैसे एयर कंट्रोल कर सकते हैं, एयर में, सरफेस में, और पर्सनल एयर को कंट्रोल में करते हैं। तो फॉर विच डिफरेंट सेगमेंट्स अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया। जैसे ISO ने सिंपल एक ही चीज पे ध्यान दिया कि इंट्रोडक्शन, जनरेशन एंड रिटेंशन ऑफ द पार्टिकुलर्स इनसाइड द रूम हैज टू बी कंट्रोल विद द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कंडीशन, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर हैज टू बी इन बैलेंस गुड कंडीशंस। सिमिलर WHO ने वही बोला, USP भी हमारा वही बोलता है। नाउ दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है क्लीन रूम बेसिक टर्म्स। क्या बेसिक टर्म्स होते हैं क्लीन रूम से, तो वो हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं जो क्लीन रूम से हमको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकलते आता है हमारा होता है एयर लॉक। किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो पहला पॉइंट जो पहला एंट्री लेवल निकलते आता है वो होता है एयर लॉक। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं वो है एयर लॉक। एंड इनक्लोज स्पेस विद 2 or more इंटरलॉकिंग डोर्स। Its function is act as a buffer zone between the clean room and the outside atmosphere. It's help to keep the clean room pressurized and free from the infiltration dirt, and two types of the air lock, a personal air lock and the material air lock। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी फार्मा इंडस्ट्रियल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एयर लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक इंक्लोज स्पेस होता है दो डोर के बीच में, जिससे कि वहां पे एक तरीके का बफर जोन क्रिएट होता है और जहां से एटमॉस्फेयर आउटसाइड द एटमॉस्फेयर और तो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। इट्स हेल्प टू क्लीन रूम प्रेशराइज। इट्स हेल्प टू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्प टू क्लीन द रूम प्रेशराइज एंड फ्री फ्रॉम द इनफिल्ट्रेशन डर्ट। मतलब जो डर्ट है उसको, जो बाहर की जो डर्ट है वो अंदर ना आ सके, उसको इस तरह डिजाइन किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल एयर लॉक, दूसरा होता है मटेरियल एयर लॉक। जिसको पर्सनल एयर लॉक तो पाल बोलते हैं, पाल भी बोल सकते हो, और मटेरियल को माल भी बोल सकते हैं, ML माल। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट है एयर शॉवर। तो एयर शॉवर के बारे में यहाँ पे जो बताया जाए, इनक्लोज चैम्बर डिजाइन टू क्लीन द पर्सनल एंड देयर गारमेंट्स ऑफ कंटामिनेशन प्रायर टू एंटरिंग द क्लीन रूम बाय मीनिंग हाई वेलोसिटी ऑफ एयर जेट।
तो एयर शॉवर क्या बोलता है कि ये इंक्लूड चैम्बर डिजाइन टू क्लीन पर्सनल एंड देयर गारमेंट ऑफ कंटामिनेशन। मतलब कोई भी आदमी अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एंट्री कर रहा है तो उसको एयर शॉवर के थ्रू बहुत ही जाकर गुजरना ही आवश्यक है, और उसके ऊपर जब वो एयर शॉवर से नीचे जाएगा तो हाई वेलोसिटी का एयर उसके ऊपर से पास ऑन होगा, जिसमें कि उसके जो गारमेंट्स पहने हुए, कपड़े पहने हुए, उसमें भी कोई भी मटेरियल जो है वो वहीं पे रिमूव हो जाना चाहिए और उसकी क्लीनिंग भी होना चाहिए। मतलब कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कि इनक्लोज चैम्बर डिजाइन टू क्लीन रूम पर्सनल टू देयर गारमेंट्स एंड ऑफ गारमेंट्स ऑफ कंटामिनेशंस prior to entering the clean room by meaning the high velocity of air jet। मतलब हाई वेलोसिटी एयर जेट से हैज टू बी गो थ्रू, उसको पास होते ही जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो निकल के आता है वो है गारमेंट्स। क्या होते हैं गारमेंट्स? दीज आर द लिंट फ्री गारमेंट मेड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर सच एज नायलॉन एंड डेक्रोन। तो ये एक तरीके के लिंट फ्री गारमेंट्स मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फैब्रिक सच एज द नायलॉन एंड डेक्रोन, ये जो फार्मा इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है किसी भी इंडस्ट्री में, वो होता है हैपा फिल्टर। तो हैपा फिल्टर में यहाँ पे जो आता है हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। दोबारा मैं बोल रहा हूँ हैपा फिल्टर के लिए क्या होता है। हैपा फिल्टर, हैपा फिल्टर होता है हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर कैपेबल ऑफ फिल्टरिंग आउट 0.3 माइक्रोन पार्टिकुलेट और लार्जर विद द 99.97 इफिशिएंसी। तो यहाँ पे हैपा फिल्टर जो होता है वो एक एयर फिल्टर तो यूज करने के काम में आने वाला फिल्टर है जो कि मिनिमम 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकुलेट्स को एयर में छान देता है, उसको पास नहीं होने देता है विद द एफिशिएंसी ऑफ द 99.97। जी मतलब अगर आपने 100% एयर उसमें वेलोसिटी डाला है तो उससे आपको 99.97 एयर आपको मिलेगा नीचे विद फिल्टर्ड 0.3 माइक्रोन पार्टिकुलेट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हर फार्मा इंडस्ट्री में हैपा फिल्टर का यूटिलाइजेशन होता ही है। उसके बाद में आता है पास बॉक्स। क्या होता है पास बॉक्स? तो पास बॉक्स ए स्मॉल क्लोजर दैट माउंटेड थ्रू द क्लीन रूम वॉल एंड अलाउज द प्रोडक्ट टू बी पास्ड थ्रू efficiently। पास बॉक्स कट डाउन ऑन पर्सनल ट्रैफिक hence reducing the contamination। तो यहाँ पे पासवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में। तो पासवर्ड एक माउंटेड एक स्मॉल इंक्लोजर होता है जो क्लीन रूम में माउंटेड थ्रू द क्लीन रूम से क्लीन रूम की वॉल पे माउंटेड होता है और जो प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पास करने के काम आता है और जो कि जिससे कि मटेरियल का मूवमेंट हो बट पर्सनल ट्रैफिक को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसको ध्यान में रखते हुए पासवर्ड का डिजाइन किया जाता है। उसके बाद में जो पांचवा पॉइंट जो आता है, यहाँ छठवां जो पॉइंट आता है वो होता है स्टिकी मैट। तो स्टिकी मैट क्या होता है एक पढ़ लेते हैं। लोकेटेड एट द क्लीन रूम और एयर शॉवर एंट्रेंस, स्टिकी मैट्स आर मल्टीपल लेयर्स टू ट्रीटेड फिल्म्स विद द एडेसिव टू क्लीन शूज बॉटम्स एंड साइड बिफोर एंटरिंग द रूम। तो ये तरीके से स्टिकी मैट क्या होता है, जो बेयरिंग शूज हैं जो फार्मा इंडस्ट्री में अंदर पहन के लोग जा रहे हैं उसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं ताकि वहाँ पे क्लीन शूज पीपल एंटर करें। तो उसके लिए हम लोग स्टिकी मैट का यूज करते हैं। उसके बाद में निकल के आता है उल्फा फिल्टर। उल्फा फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक हैपा फिल्टर। उल्फा फिल्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उल्फा फिल्टर का एक बार जरा हम लोग फुल डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो उल्फा फिल्टर लो अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, मतलब ये जो है हैपा फिल्टर से भी ज्यादा एयर को फिल्टर करता है। किसी की कैपेसिटी होती है वो 0.12 माइक्रोन की होती है हैपा फिल्टर उल्फा फिल्टर की। मतलब जहाँ पे हमारा हैपा फिल्टर 0.3 माइक्रोन तो करता है वहाँ पे उल्फा फिल्टर जो होता है 0.12 माइक्रोन पार्टिकुलट्स और लार्जर तो फिल्टर करता है और इसकी इफिशिएंसी भी हैपा फिल्टर से ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे हैपा फिल्टर 99.97% पे ऑपरेट होता है, यहाँ पे जो उल्फा फिल्टर है वो 99.9999% इफिशिएंसी पे ऑपरेट होता है। तो ये दोनों ही फिल्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग लोकेशन पे एज पर रिक्वायरमेंट यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है एचवीएस सिस्टम। हम सब जानते हैं कि एचवीएस सिस्टम क्या होता है। एचवीएस सिस्टम जो होता है एचवीएस द सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ द EHU jet terminal HEPA filter to supply the conditioned air is known as the HVAC system। हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन फुल फॉर्म रहता है HVAC का। और यहाँ पे जिसमें EHU रहेगा और सीधत रहेगी, टर्मिनल HEPA फिल्टर्स रहेंगे जो कि एरिया में सप्लाई करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है HVAC सिस्टम किसी फार्मा इंडस्ट्री में जो हम समझेंगे। जिससे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम रिक्वायर्ड RH टेम्परेचर डिफरेंशियल प्रेशर को कंट्रोल एरिया में मेंटेन करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी फार्मास्यूटिकल्स में HVAC फिल्टर का। उसके बाद में HVAC फिल्टर का ही पार्ट है हमारा EHU। EHU क्या होता है वो भी जरा देख लेते हैं। डिवाइस यूज टू कंडीशंस एंड सर्कुलेट एयर एज ए पार्ट ऑफ द हीटिंग वेंटिलेशंस एंड एयर कंडीशन नोन एज द HVAC। यूजली एन एयर हैंडलर is a larger metal box containing the blowers, heating and cooling elements, filter racks, chambers, sound attenuator and the dampers
All things will be the part of this the AHU system. AHU usually connect to the duct berth as a distributor and conditioned air through the building and returns into the AHUs. तो मतलब ये AHU जो होता है एक तरीके से कॉम्बिनेशन से हमारा बिलो ये कॉम्बिनेशन आपका फिल्टर्ड ब्लोअर्स, उसमें ब्लोअर रहेगा, मोटर रहेगा, मोटर थ्रू ब्लोअर रन करेगा, हीटिंग कूलिंग कॉइल रहेगी, वहाँ पे HEPA फिल्टर रहेगा जो हमारा, और वो टर्मिनल से कनेक्ट होगा, वहाँ से रिटर्न होते द्वारा जो ईयर आएगा वो फिर AHU में, उसमें हम डिसाइड करते हैं कितना फ्रेश लेना है, कितना हमको ये वाला ईयर जो वो ईयर जो नॉर्मल ईयर है उसको यूज करना है. तो AHU इज द कंसिस्ट हैविंग द मोटर्स ब्लोअर द एंड ऑफ दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस HVAC सिस्टम. तो यहाँ पे हमने बात किया AHU, तो अभी हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री. क्या है हिस्ट्री इसका? जैसा आपको समझ में आएगा हिस्ट्री ऑफ द क्लीन रूम क्या है हिस्ट्री. तो सबसे पहले तो एक बार जरा 2 मिनट में देख लेते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ द क्लीन रूम डिजाइन सो बैक मोर देन 150 ईयर, 150 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी. और जो सबसे पहले है इसको बैक्टीरियल कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल में यूज किया गया था, और उसके बाद में धीरे धीरे करते इसको फार्मा इंडस्ट्री में यूज करना चालू हुआ. तो इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न क्लीन रूम बिगिन ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था उसमें वो जो 1939 से 1945 के बीच में जो हुआ था उसमें इसका यूटिलाइजेशन चालू हुआ. और इसका मेजर पर्पज जो था टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग गन्स, टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट. तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहले फार्मास्यूटिकल्स में हुआ, बाद में जिसको हम लोगों ने वेपन्स बनाने में इसको यूज किया, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज होते थे, जो गन्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट बनाने में यूज होते थे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. ड्यूरिंग दिस टाइम HEPA फिल्टर वर आल्सो डेवलप्ड टू कंटेन द डेंजरस रेडियो एक्टिव माइक्रोबियल एंड केमिकल कंटामिनेशन. तो उसी समय HEPA फिल्टर का भी जनरेशन आया था 1939 टू 1945 में, टू एलिमिनेट द डेंजरस रेडियो एक्टिव माइक्रोबियल एंड केमिकल कंटामिनेट्स. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए. दूसरा पॉइंट आता है कि नीड फॉर द क्लीन रूम एनवायरनमेंट फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द 1950 डेट टू द मॉडर्न क्लीन रूम्स एज बी नोन. तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्लीन रूम पार्टी जैसे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैसे मैन्युफैक्चरिंग में इन सबको यूज करेंगे. तो फिर दोबारा इसका एवोल्यूशन नासा में, जो नासा के स्पेस जो प्रोग्राम था उसमें भी फिर इसका चालू हुआ. और उसके बाद में लास्ट जो इसमें आप देखते हैं डॉक्यूमेंट पब्लिश बाई FDA. The document published by the FDA in 1987 defined 2 areas. A critical areas where the sterilized dose form containers and closures are exposed to the environment, and a controlled area where unsterilized product in process material and containers closure are prepared. तो यहाँ पे FDA ने 1987 में इसको 2 एरिया में डिवाइड किया, और उसमें जैसा लिखा है एक क्रिटिकल एरिया वेयर स्टेलाइज प्रोडक्ट डोजेस एंड फॉर्म कंटेनर्स एंड क्लोजर्स आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट. जो स्टेलाइज प्रोडक्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होते हैं, तो उसके लिए. दूसरा ए कंट्रोल्ड एरिया अनस्टेलाइज प्रोडक्ट एंड इन प्रोसेस मटेरियल कंटेनर क्लोजर आर प्रिपेयर्ड. मतलब एक कंट्रोल एरिया जहाँ पे कि अनस्टेलाइज प्रोडक्ट यूज होते हैं. 2 तरह का फिर इसमें FDA ने 1987 में बांटे, उसके बाद से ये सारी चीजें चलती चली आ रही है. और उसमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया था यहाँ पे कि एयर इन क्रिटिकल एरिया शुड बी सप्लाइड एट द पॉइंट ऑफ यूज as HEPA filter laminar flow air having the velocity sufficient to the sweep a particular matter away from the filling closing area, normally a velocity of 90 feet per minute, plus minus 20% is adequate. तो इसमें जो बोला गया था कि क्रिटिकल एरिया जो है, जैसे FDA ने 2 पार्ट में बांटा था. पहले क्रिटिकल एरिया था, दूसरा कंट्रोल एरिया था. तो ये क्रिटिकल एरिया है उसमें कि HEPA फिल्टर the air is critical area should be supplied at the point of use a HEPA filter laminar flow. तो HEPA फिल्टर से HEPA के थ्रू जो फ्लो आना चाहिए वो लैमिनर फ्लो होना चाहिए, और जो उसकी वेलोसिटी होना चाहिए having a velocity sufficient to sweep particular matter away from the फिलिंग एंड क्लोजिंग एरिया. और जो पार्टिकुलर मैटर्स अगर वहाँ पे एडजस्ट भी कर रहे हैं तो उसको वहाँ से उसको साफ करना है, और उसकी जो वेलोसिटी नॉर्मली 90 फीट पर मिनट, FPM जिसको बोलते हैं 19 फीट पर मिनट होनी चाहिए, प्लस माइनस 20% एडिक्वेट. तो यहाँ पे क्रिटिकल के लिए ये FDA ने एक क्राइटेरिया सेट किया. उसके बाद में कंट्रोल एरिया प्रोसेस के लिए भी उसने एक डेफिनेशन दिया था. इट्स इम्पॉर्टेंट टू अचीव ए सफिशिएंट एयर फ्लो 20 to 60 ACPH and a positive pressure differential 10 to 15 related to the adjacent uncontrolled areas. When doors are open, outward airflow should be sufficient to minimize the ingress
ऑफ द कंटामिनेशन। तो इसमें कंट्रोल एरिया में उसने जो बोला है कि उसमें इट इज इंपॉर्टेंट टू अचीव सफिशिएंट एयर फ्लो, मतलब मिनिमम सफिशिएंट एयर फ्लो हैज टू बी इन द रेंज ऑफ द 20 to 60 ACBH होना चाहिए, और पॉजिटिव प्रेशर डिफरेंशियल 10 to 15 पास्कल रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट अनकंट्रोल एरिया, मतलब जो अनकंट्रोल एरिया है उससे जो हमारा कंट्रोल एरिया है वो मिनिमम 10 to 15 पास्कल पॉजिटिव रहना चाहिए व्हेन डोर आर ओपन, जब डोर आर ओपन है, एंड आउटवर्ड एयर फ्लो शुड बी सफिशिएंट टू मिनिमाइज द इनग्रेस कंटामिनेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट था। तो यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं हम लोग क्लीन रूम स्टैंडर्ड एंड क्लासिफिकेशंस। तो क्या होता है क्लीन रूम स्टैंडर्ड और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मोस्ट इजली अंडरस्टूड क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लीन रूम यूज्ड इन अर्लियर वर्जन ऑफ द A to D, तो A to D ऑफ FS 209 ऑफ US। तो सबसे पहले जो मोस्ट इजली जो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा क्लीन रूम द पार्टी जो क्लासिफिकेशन होता है A B C D क्लास के भी क्लासिफाइड करते हैं हम लोग। एरिया कौन सा A क्लासिफाइड है, कौन सा B क्लासिफाइड, कौन सा C क्लासिफाइड, कौन सा D क्लासिफाइड है ऑफ FS 209 ऑफ द US। उसके बाद में जो दूसरा निकल के आता था द फर्स्ट FS 2019 वाज पब्लिश इन द 1963 इन द US एंड टाइटल क्लीन रूम एंड बर्थ स्टेशन रिक्वायरमेंट कंट्रोल एरिया। FS 209 was the revised in 1966 and 2009A and 1973 2009B and 1987 2009। तो ये सारा उसके सेगमेंट्स आए थे यहाँ पे जो इसमें रिवीजन हुआ था। तो ये सारी चीज़ों में अभी हम नीचे हम बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आया था कि इसमें जो जिस वाला पॉइंट हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे FED स्टैंडर्ड 9209E टाइटल एयरबॉर्न पार्टिकुलेट्स क्लीनिनेस क्लासेस इन क्लीन रूम्स एंड द क्लीन जोन्स was cancelled on November 29, 2001 by the US General Service Administration। तो अभी ये तो हो गया US का। अब बात कर लेते हैं हम लोग ISO का। तो ISO क्लीन रूम क्लासिफिकेशन विद द फार्मा। तो फार्मा में क्या क्लासिफिकेशन होता है, तो इसमें ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8 विच इज इक्विवेलेंट टू द क्लास A 100, क्लास B 1000, क्लास C 10,000, क्लास D 1 लाख रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो क्लास A B C का जो क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसमें ये जो पार्टिकुलर काउंट्स हैं उसके बारे में ये बात करता है कि क्लास A में कितना रहना चाहिए, क्लास B में 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लास A में 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लास B में 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लास C में 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लास D में 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ISO के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इनको देखते हैं। सर इसके अलावा आता है बेंचमार्क इंटरनेशनल क्लीनिंग रूम एंड स्टैंडर्ड। तो कौन कौन से बेंचमार्क इंटरनेशनल क्लीनिंग रूम स्टैंडर्ड्स हैं जो हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा US फेडरल स्टैंडर्ड 209E 1992 में आया था। उसके बाद यूरोपियन EEC CGMP 1989 आया था। उसके बाद में फ्रांस का FNOR एसोसिएट फ्रेंचाइज डी नॉर्मलाइजेशन 1989 में आया था। जर्मन का BDI 2083 1919 में आया था। ब्रिटिश का BS 5295 1989 ये 1989 में आया था। जापान का JES 1920 1989 ये नेक्स्ट है। ISO का इन्वायरमेंटल 14611 1999 में आया था। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे क्लीन रूम सर्टिफिकेशन एंड वैलिडेशन एंड गाइडलाइन एंड रेगुलेशंस के बारे में कि कौन कौन सी गाइडलाइंस विच वी हैव टू फॉलो। तो सबसे पहले गाइडलाइन आ जाता है इंडियन FDA GMP गाइडलाइंस इन इंडिया। WHO GMP गाइडलाइंस ये इंटरनेशनल है। यूरोपियन EC GMP गाइडलाइंस ये इंटरनेशनल है। US FDA का गाइडलाइन इसमें आ जाता है। ISP गाइडलाइन इसमें आ जाता है। रेगुलेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। DIN EN ISO 14644 पार्ट 1 इंटरनेशनल है जो इसमें रेगुलेशन हमको फॉलो करना है। ISO DIS 14644 एंड पार्ट 3 2000 इंटरनेशनल आ जाता है। DIN इन्वायरमेंटल 12599 इसमें आ जाता है। NEBB 1966 तो USA आ जाता है। DIN स्टैंडर्ड Dutch institutes and normal German institutes for standardization the part है। और NBB स्टैंडर्ड फॉर द नेशनल इन्वायरमेंटल बैलेंसिंग ब्यूरो। तो ये सब बड़ी बहुत सारी जो क्रिटिकल गाइडलाइंस हैं और रेगुलेशंस बॉडीज हैं इसको हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाया जाता है US FDA एंड द अदर यूरोपियन कंट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो अस। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे वाई क्लीन रूम्स पार्टिकुलर रूम्स इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आता क्लीन रूम इज सेफ
contaminate free environment and imperative for the manufacturing efficacy and safe good quality drug product। तो क्लीन रूम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, या जहाँ हम लोग वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वहाँ पे हमको सेफ और गुड क्वालिटी ड्रग product बनाने के लिए इट्स very much important in the pharma industry. Also critical to protect the employee from the contact with the hazardous material, pathogens and prevent the health problems from the through long exposure to chemicals and allergy। दूसरा हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे साथी लोग हैं, उनको hazardous materials and pathogens और अदर जो सराउंडिंग इम्पैक्ट रहती है, केमिकल्स के एक्सपोजर रहते हैं, उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्लीन रूम्स एज पार्ट ऑफ द CGMP रिक्वायरमेंट एंड GMP स्ट्रक्चरी इन नेचर। तो nowadays clean room is the part of the GMP good manufacturing practice का पार्ट हो गया, और वो which has to be in totality follow the same। now अब बात कर लेते हैं HVAC सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे पूरा सिस्टम दिखाया गया, ओवरव्यू ऑफ द कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हमारे और क्या क्या चीज़ें हमको कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग एरिया में लेते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्शन हॉल है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने HVAC सिस्टम के बारे में बताया गया कि कहाँ से हम लोग इसको ईयर को लेते हैं। तो सबसे पहले तो ईयर, और ये दिस साइड से विच आर टेकिंग द ईयर एंड फ्रॉम दिस साइड दे इन दिस। तो अभी आपको नजर आ रहा है यहाँ से हमारी जो यहाँ पे हीटिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल के थ्रू हमारा एयर इसमें जाता है। इसके बाद में हम ह्यूमिडिफायर से थ्रू यहाँ से एयर निकालते हैं। फिर यहाँ पे हमने कंट्रोल डैम्पर लगाया हुआ है, जिससे हम एयर की वेलोसिटी और फ्लो को रेगुलेट करते हैं। फिर वहाँ से एक हीटर दिया हुआ है, हीटर के बाद में टर्मिनल फिल्टर दिया हुआ है। टर्मिनल फिल्टर हमने जो बात किया था, ये हेप्पा फिल्टर रहता है कि टर्मिनल फिल्टर में प्रोडक्शन एरिया में जाने से पहले हमारा जो एयर होता है पूरी तरह से फिल्टर होना चाहिए। यहाँ पे ह्यूमिडिफायर का हम प्रयोग कर रहे हैं अपनी RS को मेंटेन करना। नॉर्मली 55% होना चाहिए टेम्परेचर, हम लोग 25 to 30 डिग्री के आसपास एज पर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हम तो यूज़ करते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग दिस इज द AHU सेक्शन अंडर दिस कंसिस्टिंग ऑफ द हीटिंग कॉइल एंड कूलिंग कॉइल विद द ड्रॉपलेट सेपरेटर्स। उसके बाद में ह्यूमिडिफायर दिया गया है। उसके बाद में कंट्रोल डैम्पर के थ्रू एयर हीटर से थ्रू रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे पास होती है टर्मिनल फिल्टर के लिए। टर्मिनल फिल्टर में हेपा फिल्टर रहता है और यहाँ से हमारी एयर जो है वो प्रोडक्शन एरिया में जाती है। और प्रोडक्शन एरिया से वो जो एयर जो होती है वो रिटर्न होते हैं दोबारा। उसमें से कुछ एयर जो होती है वो हमारी वापस आती है, रिसर्कुलेटेड एयर होती है, और वो वापस उसी तरह फिर चालू हो जाता है। यहाँ से फ्रेश एयर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग जो है रिटर्न एयर को लेते हैं विद द हीटिंग कॉइल। और यहाँ से सारी एयर, कुछ एयर जो रहती है हमारी एटमॉस्फेयर में भी पास होती है विद द एडजस्ट। तो वहाँ भी हमने फिल्टर लगा के रखा हुआ है। फिल्टर के बाद में हम वहाँ से फिर एयर को वापस करते हैं। फ्लो रेट कंट्रोलर बॉल रहता है, क्या कितना एयर हमको करना है, साइलेंसर रहते हैं वहाँ पे, और एडजस्ट एयर ग्रिल से रहती है। तो ये जो एयर होती है विद दिस शुड बी द डस्ट फ्री, ये हमारी एटमॉस्फेयर में पास चलती। तो अभी आपने समझा कि यहाँ से वेदर लोअर्स के थ्रू एयर हम लोग इनसाइड करते हैं with the proper use of the manufacturing। तो हीटिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल के थ्रू, ह्यूमिडिफायर के थ्रू होता हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी फिल्टर से होता हुआ, कंट्रोल डैम्पर के थ्रू होता हुआ एयर, और टर्मिनल फिल्टर जो हेपा फिल्टर रहता है 0.3 माइक्रो 99.97 एफिशिएंसी से एयर इसमें पास होता है। उसमें से जो एयर इसमें यूटिलाइज होता है एज पर क्लास, जो ABC के हिसाब से हमने बात किया तो उस क्लास में होना चाहिए, तो उसके साथ पास होता है, और यहाँ से फिर रिसर्कुलेट होकर वापस चला जाता है। तो ये हमारा पूरा HVAC सिस्टम का ओवरव्यू कंपोनेंट है, और कैसे हम लोग एयर यूज करते हैं वो आपने इसमें देखा। तो यहाँ पे जरा एक बार कंपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं। वेदर लोअर्स क्या होते हैं? टू प्रिवेंट द इंसेक्ट, लीव्स एंड डर्ट एंड रेन वाटर फ्रॉम द इंटरिंग। तो वेदर फ्लोस ये होते हैं कि जो हम लोगों का जो प्रिवेंट इंसेक्ट्स डायरेक्ट हमारे HU में सक्शन में ना आए, और डर्ट्स ना आए, रेन वाटर जो पानी होता है तो उसमें वहाँ पे लोअर्स लगाते हैं। साइलेंसर टू रिड्यूस द नॉइस ऑफ द कॉज बाय द एयर सर्कुलेशन। फ्लो रेट कंट्रोलर ऑटोमेट द एडजस्टमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर। कंट्रोल डैम्पर विद द एडजस्टमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसमें दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है कंपोनेंट हीटिंग कॉइल क्या होती है? टू हीट द एयर एट द प्रॉपर टेम्परेचर। दूसरा कॉइलिंग यूनिट ह्यूमिडिफायर क्या होता है? टू कूल द एयर टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर और रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। इसलिए हम लोग यूज करते हैं इसमें ह्यूमिडिफायर का प्रयोग टू ब्रिंग द एयर एट द प्रॉपर ह्यूमिडिटी इफ इट लो। तो उस ह्यूमिडिफायर का प्रयोग हम लोग जो ह्यूमिडिटी होती है उसको कंट्रोल में लाने करते हैं। फिल्टर टू एलिमिनेट द पार्टिकल्स ऑफ द प्रीडिटरमाइंड डायमेंशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। और डस्ट्स टू ट्रांसपोर्ट द एयर। तो डस्ट का प्रयोग हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़, अभी दूसरी चीज़ भी निकल के आ जाती है कि टाइप्स ऑफ द क्लीन रूम्स एज पर सप्लाइड एयर फ्लो पैटर्न। तो यहाँ पे एयर फ्लो के हिसाब से ये हमारा चार पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले कन्वेंशनल रहता है, तो एयर फ्लो पैटर्न टर्बुलेंट भी हो सकता है, नंबर 1। दूसरा एयर सर्कुलेटेड टू एट द ऑप्टिमम रेट इन रूम
room environment cleansed by dilutions of the principal clean rooms having the cleanliness class ISO 6 and beyond the falls अंडर द कैटेगरी। तो ये पहला पॉइंट होता है जिसमें ये चार पैरामीटर चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। और दूसरा जो रहता है यूनि डायरेक्शन फ्लो, लैमिनर फ्लो, एयर फ्लो की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें एयर फ्लो पैटर्न यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो जाना चाहिए। एयर सर्कुलेट एट हाई वेलोसिटी इन ए रूम, एयर का सर्कुलेशन जो होना चाहिए वो हमारा हाई वेलोसिटी को होना चाहिए। रूम एनवायरमेंट क्लींस बाय द डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल। तो जैसे आपने बात किया कि वहाँ पे कन्वेंशन में टर्बुलेंट रहता है कि एयर आ रहा है तो सीधा चला जा रहा है, सीधा वापस टर्बुलेशन में जाता है। बट यहाँ पे यूनि डायरेक्शन फ्लो की बात करते हैं हम लोग, वहाँ पे लैमिनर एयर फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्मली स्टरलाइज मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। और क्लीन रूम एनवायरमेंट क्लींस इस डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पे काम करता है। और LAF कैबिनेट हैविंग द क्लीनलीनेस क्लास ISO 5 फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। तो ISO 5 की जो क्लास जो गाइडलाइन है उसको इसको मीट करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि दो तरह का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वेंस, जहाँ पे टर्बुलेंट एयर फ्लो की बात करते हैं एट एयर सर्कुलेट एट द ऑप्टिमम रेट इन ए रूम एनवायरमेंट क्लींजिंग डायल्यूशन प्रिंसिपल और ISO 6 पे पास करता है हमारा कन्वेंशन। दूसरा जो यूनि डायरेक्शनल है वो एयर फ्लो पैटर्न यूनि डायरेक्शन होना चाहिए, एज ए लेमिनार एयर फ्लो होना चाहिए। एयर सर्कुलेट बहुत हाई वेलोसिटी रूट होना चाहिए। और रूम एनवायरमेंटल क्लींज बाय डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पे काम करता है। और LAF कैबिनेट हैविंग द क्लीनिनेस क्लास ISO 5 फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। तो ये चार पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक मिथ्स भी आता है पॉइंट नंबर 3 जिसमें हमारा टर्बुलेंट और लैमिनार फ्लो दोनों होता है। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट आता है आइसोलेटर्स और मिनी इन्वायरमेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये यूज होता है हमारा। तो इसमें आइसोलेटर मिनिमम इन्वायरमेंट क्या होता है, डू नॉट प्रिंसिपली डिपेंड ऑन द एयर फ्लो फॉर आइसोलेशन बट लेस walls of SS and fire glass. In pharmaceutical manufacturing areas, this technology is generally known as the isolator or barrier technology, whereas in semiconductors industry, it is generally known as the mini environments. The SS laminar flow globe boss isolators, LFGI falls under category number 1. LFGI provides a contained environment that allows for greater protection for both personal and product than traditional open front laminar flow equipment. Thus are used for the hazardous work with the toxic chemicals and dangerous bacteria. तो आइसोलेटर्स में हमारा जो एक मिनी जो आइसोलेटर होता है उसमें हमारा फ्लो हमेशा लेमिनर ही रहना चाहिए। और जिसमें एक पूरा एक ऐसा सा वॉल रहता है जिसमें बाई ग्लोव्स के थ्रू आदमी प्रोडक्ट को टच करता है, छूता है, ऑपरेशन करता है, जिससे कि वो हाजार्डस मटेरियल से अपने आप को बचा सके। जो एटमॉस्फेयर कंडीशंस हैं उसको वो वहाँ से उससे टच में ना आए। तो ये आइसोलेटर्स में होता है नॉर्मली। तो हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा, कन्वेंशनल फ्लो जिसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, जो नॉर्मली हमारा ओसी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बात कर सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो, लैमिनर एयर फ्लो की बात करते हैं, जो कि हमारा किसी भी इंजेक्टेबल प्रोसेस में लैमिनर फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता ही है। डिस्पेंसिंग में भी हम लोग LF की बात करते हैं। तो ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। LF में जहाँ बात करते हैं वहाँ पे वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेलोसिटी का जो रेंज हमने पहले भी डिस्कस किया था तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नाउ प्रिंसिपल ऑफ डायल्यूशंस और प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने बात किया। कन्वेंशन में डायल्यूशंस आता है और इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस। नो अब बात कर लेते हैं हम लोग द एयर फ्लो पैटर्न क्लीन रूम। क्या क्लीन रूम में दो तरह की जो हमने बात की अभी जो पैटर्न्स होते हैं वो कौन से रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग टर्बुलेंट का। तो डायल्यूशन ऑफ द डर्टी एयर, अगर आप देख रहे होंगे हेपा फिल्टर से एयर आ रहा है बट एयर चारों तरफ फैल रहा है, मतलब ये आपके रिटर्न राइजेस लगे हुए हैं जहाँ से एयर जा रहा है बट ये पूरी की पूरी सब जगह में ये सर्कुलेट हो रहा है। तो ये टर्बुलेंट एयर फ्लो रहता है। और दूसरा जो यहाँ पे यूनि डायरेक्शन और लैमिनर एयर फ्लो की बात करते हैं, वहाँ पे हमारा जो एयर फ्लो आता है वो बिल्कुल सीधा आ रहा है और सीधा आते आप देखेंगे उसकी जो वेलोसिटी है 0.45 माइक्रोसेकंड प्लस माइनस 20% से आसपास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी। जिसमें जो आएगा बिल्कुल सीधा आते आपके रिटर्न राइजर से सीधा वापस चला जाएगा, मतलब कि रिटर्न राइजर तक दिस हैज़ टू बी यूनिडायरेक्शनल। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें पूरा का पूरा चारों तरफ फैल जाए। तो टर्बुलेंट एयर फ्लो और ये जो हमने बात किया था कि एयर फ्लो पैटर्न इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसी के हिसाब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मल यहाँ पे इंजेक्टेबल प्रोसेस होता है वहाँ पे हमारा लैमिनार यूज़ होते हैं, डिस्पेंसिंग में लैमिनार यूज़ होते हैं, बाकी अलग यूजेस में हम लोग टर्बुलेंट एयर फ्लो को यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ पे लैमिनार एयर फ्लो का उपयोग है वहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 0.45 माइक्रो सेकेंड प्लस माइनस 20% से
प्लस ये अंडर गाइडलाइन में आना ही चाहिए, अदरवाइज वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाए। तो हम तो यहाँ पे हमने देखा था एयर फ्लो पैटर्न क्लीन रूम्स टर्बुलेंट एंड यूनिडायरेक्शनल। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो एयर सप्लाई इन द क्लीन रूम बाय द एचवीएसी सिस्टम में कैसे रहता है। तो हम लोग एयर फ्लो पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा प्री फिल्टर होता है एएचयू सिस्टम इसमें दिया गया है। तो एएचयू सिस्टम से हमारा ये इधर से दिस इज द एयर विच आर टेकिंग फ्रॉम प्री फिल्टर के बाद में ये हम लोग अलग अलग लोकेशन पे इसको बांट रहे हैं। तो सबसे पहले मेन फिल्टर में जा रहा है, मेन फिल्टर से सारा हमने टर्बुलेंट एयर हमको जिस एरिया में ले रहे हैं तो हमको टर्बुलेंट एयर मिल जाएगा। सिमिलरली जहाँ पे हमको एलएफ, यहाँ पे हमने एलएफ दिया हुआ है तो हमको एलएफ के थ्रू या सीरेफ के थ्रू हमको यूनिडायरेक्शनल एयर मिल जाएगा। और जो तीसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ भी हमको सिमिलर दिस इज आल्सो टर्बुलेंट फ्लो। तो हमने देखा यहाँ पे टर्बुलेंट, यूनिडायरेक्शनल और टर्बुलेंट हमको दोनों तरह का एयर मिल सकता है। आप कॉमन एचयू से हम तो दोनों तरह का एयर ले सकते हैं और रिटर्न एयर भी हमारा वापस जाते हैं सिमिलर अलग अलग पैटर्न पे। कौन सा इक्विपमेंट हमने यूज़ किया है उसके बेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे एलएफ दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल एचयू का बाई राइजर से प्रयोग कर रहे हैं पेन फिल्टर के थ्रू। यहाँ पे अभी हमने ये 3 हेपा फिल्टर लगाए हुए, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी तो उसके हिसाब से हमने डिजाइन किया थी जिससे हमको यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल एयर मिले। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको एयर फ्लो पैटर्न समझना है यहाँ पे। नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेराइल सूट प्रेशर कैस्केड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेलाइजेशन प्रोडक्ट के लिए हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह हमको मैन्युफैक्चरिंग हमको करना पड़ता है और क्या क्या उसमें मेन चीज़ हमको ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आप तो अलग अलग डोज नज़र आ रहे होंगे और अलग अलग डोज का अलग अलग नंबर कोडिंग दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं कि रूम प्रेशर, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है रूम प्रेशर। दूसरा ये आईएसओ क्लीन रूम्स क्लासेस के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे टी टर्बुलेंट फ्लो और यूनिडायरेक्शनल फ्लो की बात कर रहा है। टी मतलब टर्मिनल और यू मतलब हमारा यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे टी नज़र आ रहा है आप, तो वहाँ पे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे हैं। स्टेलाइज चेंज रूम है, फार्मुलेशन रूम में ये फार्मुलेशन रूम हो गया हमारा। देन ये 5TUT नज़र आ रहा है आपके लिए। तो ये दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। अभी आप प्रोसेस में आप यहाँ से जब हम समझना शुरू करते हैं तो ये मटेरियल एयर लॉक हो गया। ये हम दूसरा यहाँ पे ये 15 पास्कल के आसपास हमने दिया हुआ। इसके बाद फिर इसको स्टेजिंग हो गया थी जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है ये इस एरिया में यहाँ पे आता है। यहाँ से फिर हमारी जो प्रोसेस होती है एयर लॉक AL बोले तो एयर लॉक बन आता है, चालू होता है यहाँ से एयर लॉक बन के थ्रू। फिर हम लोग 30 पास्कल के थ्रू फार्मुलेशन रूम में जाते हैं। तो फार्मुलेशन रूम में हमारा अलग एक नंबर रहता है। तो यहाँ पे ये क्लियर डिफाइन किया गया यहाँ पे कहाँ पे हमको कौन सा चीज़ें यूज़ करना है और कौन सा हमको टर्बुलेंट फ्लो यूनिडायरेक्शनल फ्लो की बात करना है। तो दिस इज द बेसिक फॉर द अंडरस्टैंडिंग टर्बुलेंट फ्लो। कहाँ पे स्टेरिक चेंज रूम में टर्बुलेंट फ्लो यूज़ कर सकते हैं, स्टेज में टर्बुलेंट फ्लो यूज़ कर सकते हैं। बट फिलिंग मशीन आप देखिए जहाँ पे फिलिंग मशीन हो रही है वहाँ पे हमारा ये जो एरिया है वहाँ पे हम लोग यूनिडायरेक्शनल फ्लो यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्टेलाइट फिलिंग RM जो हमारा डिस्पेंसिंग भी रहेगा तो वहाँ भी हमको यूनिडायरेक्शनल ही यूज़ करना है, यूनिडायरेक्शनली यूज़ करना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा क्लास B और क्लास C में आएगा। और इसके अलावा जहाँ फिलिंग होगी वहाँ भी हमको यूनिडायरेक्शनल हमको यूज़ करना है। तो ये कास्केड इसमें दिया गया था जो आपने समझा होगा कि कहाँ पे हम लोगों को फिलिंग, कहाँ पे हमको LF यूज़ करना है, कहाँ पे हमको टर्बुलेंट यूज़ करना है। नाउ तो दिस इज द प्रेशर एरिया। सिमिलर इसी के हिसाब से हमने प्रेशर एरिया के बारे में बात किया गया है कि कौन सा रूम हमारा किस एरिया में रहता है, कौन से रूम में हमको कितना प्रेशर कॉरिडोर वर्सेस इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग में करना है। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ दिस वन है। नाउ अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसके अलावा पोजीशन ऑफ द हेपा फिल्टर। तो पोजीशन ऑफ द हेपा फिल्टर मतलब क्या पोजीशन होती है। हेपा फिल्टर विच वी ऑलरेडी नोन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एचयू माउंटेड फिल्टर, तो सबसे पहले तो हमारा ये एचयू है। एचयू में अगर हम लोग बात करें तो एचयू माउंटेड हेपा फिल्टर वहाँ से सीधा निकालते हैं हम लोग प्रोडक्शन रूम में रहते हैं। दूसरा हमारा जो राज्य के थ्रू वहाँ भी फिल्टर है द टर्मिनल पोजिशन, तो टर्मिनल राज्य के थ्रू भी हम लोग वहाँ पे पोजीशन पे डाल सकते हैं। तो ये दोनों तरह के फिल्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं एज पर यूजेस। जैसे इंजेक्टेबल की बात करें हम लोग, मशीन की बात करें तो वहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एरिया की बात करें तो वहाँ पे हम लोग ये जो फिल्ट्रेशन एज अ टर्मिनल पोजीशन पे बात करते हैं। बाकी जहाँ OSD सेक्शन की हम लोग बात कर ले तो एचयू माउंटेड फिल्टर भी हम लोग लगाते हैं। तो ये बेसिक ऑन द यूटिलाइजेशन ये होता है। दोस्तों बाद में होता है एयर सप्लाइड इन द क्लीन रूम बाय द HVAC। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एयर सप्लाई
in the clean room by the HVAC. The filtered air entry in the production room can be 100% adjusted or 100% fresh air. Normally where toxic product are exposed and recirculated not recommended. तो यहाँ बोलता है कि 100% के आसपास एयर एडजस्ट किया जा सकता है, 100% के आसपास फ्रेश एयर लिया जा सकता है, और नॉर्मली जहाँ पे टॉक्सिक प्रोडक्ट यूज करते हैं वहाँ पे हम लोग जो है एयर सर्कुलेशन तो नहीं लेते हैं, और प्रोफेशनल रिसर्कुलेट, और जहाँ पे थोड़ा लो रिस्क प्रोडक्ट वहाँ पे आता है, कंटामिनेशन कम होते हैं, तो वहाँ पे प्रोपोर्शनेट मान लिया हमने 20% 30% एयर जो है सर्कुलेशन में ले लेते हैं, बाकी फ्रेश एयर लेते हैं, हम लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको समझना। वेंटिलेशन विद 100% एयर और नो एयर रिसर्कुलेशन, तो यहाँ पे वेंटिलेशन की भी बात कर लिया है हमने, जो एयर हमारा निकल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने बात कर लिया कि हमारा ये प्रोडक्शन एरिया है, सेंट्रल AHU यूनिट है, यहाँ से एयर आया, यहाँ से आपने देखा होगा, यहाँ से लोअर के थ्रू एयर सबने दिया, हीटिंग कॉयल कूलिंग कॉयल के थ्रू हमारा एयर फिल्टर के थ्रू होता हुआ देन पास होता है, और यहाँ से फिर डिफरेंट फिल्टर सबके प्रोडक्शन में दिया, प्रोडक्शन जाने में रिटर्न करते हैं हम लोग वाशर के थ्रू एडजस्ट यूनिट लगा देते हैं, तो एडजस्ट यूनिट से हमारा पूरा एयर जो है वो पूरा एटमॉस्फेयर पे एडजस्ट हो जाता है, और हम लोग पूरा फ्रेश एयर रिसर्कुलेशन वापस लेते हैं। नाउ तो हेयर अभी दूसरा जो पॉइंट आता है, हेयर वेंटिलेशन विद रिसर्कुलेटेड एयर विद मेकअप एयर, तो यहाँ पे कुछ एयर ऐसा भी रहता है जिसको हम लोग वापस दोबारा यूज कर लेते हैं। जैसा आपने देखा थी यहाँ पे जो एयर फ्रेश एयर तो ले ही रहे हैं, साथ में हम लोग जो एडजस्ट एयर उसका कुछ एयर वापस ले रहे हैं, और वापस लेने के बाद में दोबारा हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसमें से एक सर्टेन पॉइंट एयर जो है उसको वापस एटमॉस्फेयर में हम लोग भेज दें। तो वेंटिलेशन विद द एयर सर्कुलेटेड एयर फॉर एयर विद मेकअप एयर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो। नाउ द कंटामिनेशन, व्हाट इज कंटामिनेशन? तो कंटामिनेशन व्हाट इज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। कंटामिनेशन, व्हाट इज कंटामिनेशन? द एडिशन ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस एंड द अल्टरिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। The contaminations are particulates, liquid gases, films, or biologicals nature. Some authorized authorities also included radiations and electromagnetic interference (EMI) as a contamination। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं किसी भी तरह का पार्टिकुलेट हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस हो गया, फिल्म, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है वो हमारा कंटामिनेशंस में आ जाता है। तो मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी शुड नॉट बी अल्टर्ड इन एनी कंडीशन, द प्रोडक्ट हैज टू बी इन द गुड कंडीशंस। तो दिस इज द कंटामिनेशन। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटामिनेशन and क्रॉस कंटामिनेशन? तो कंटामिनेशन इज द मिक्सिंग ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस which may alter the product quality. This is the one point. Cross contamination, mixing of the RM intermediate and finished product into another RM intermediate and finished product which may alter the product quality। मतलब एक यहाँ पे बात कर रहा है कि फॉरेन मैटर्स, मतलब जो कि कंटामिनेशन क्या होता है, फॉरेन मैटर लाइक लिक्विड गैस पार्टिकुलर्स बायोलॉजिकल नेचर, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं, ये हमारे कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन मतलब किसी तरह का आरएम, एक आरएम दूसरे आरएम में मिस हो गया, ये हमारा क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। और फिनिश प्रोडक्ट इंटरमीडिएट फिनिश प्रोडक्ट किसी भी उसमें मिस हो गया, दिस विल बी द पास ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन। मतलब समझने वाली बात है, कंटामिनेशन बोले तो एयर में जो डिजीज होते हैं, एयर के जो पार्टिकुलर्स होते हैं वो प्रोडक्ट में मिले तो ये कंटामिनेशन होता है। क्रॉस कंटामिनेशन मतलब हमारा एक प्रोडक्ट का मटेरियल दूसरे प्रोडक्ट में मिल गए, क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा जो आता है कि या तो सोर्स ऑफ द पार्टिकुलर मैटर कंटामिनेट क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना है कि द सप्लाई एयर एक्सटर्नली सोर्स हो सकता है, इंटरनल पार्टिकुलर जनरेशन हो सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम द एडजेसेंट स्पेस हो सकता है। तो तीन मेजर सोर्स होते हैं, सप्लाई एयर हो गया, इंटरनल पार्टिकुलर जनरेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम द एडजेसेंट स्पेस से हो जाता है। तो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो अस दी सोर्स ऑफ द पार्टिकुलर मैटर्स। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है कि रेशनल फॉर द मॉनिटरिंग नॉन वाइबल पार्टिकल्स। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाला, कि जो किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में काम करने वाले बंदे को ही मस्ट नीड टू बी नो ऑन दिस। ठीक है, तो क्या होता है, द थो वाइबल माइक्रोबीव्स कॉज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन द फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम्स, कंट्रोल्स ओवर नॉन वाइबल्स एंड पार्टिकुलर कंटामिनेट्स इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस शीट को समझना कि थो वाइबल माइक्रोबीव्स कॉज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन द फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम्स, कंट्रोल ओवर द नॉन वाइबल पार्टिकल्स कंटामिनेट्स इन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, प्रूफ ऑफ कंट्रोल ओवर पार्टिकुलर कंटामिनेट्स। तो प्रूफ ऑफ कंट्रोल ओवर द पार्टिकुलर कंटामिनेट्स, द फर्स्ट पॉइंट है, द US EPA हैज क्लासिफाइड द पार्टिकुलेट्स इनटू फॉलोइंग 4 साइज। नंबर अल्ट्राफाइन, मतलब जो हमारा जो कितने तरह के हमारे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उसको US EPA ने 4 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 अल्ट्राफाइन, वो ग्रेटर देन लेस देन 0.1 माइक्रो का हो सकता है। दूसरा फाइन ग्रेटर देन 0.1 माइक्रो टू 2.5 माइक्रोन का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कोर्स होता है 2.5 टू 10 माइक्रोमीटर का हो सकता है। ये लेस देन सुपर कोर्स
लेस देन 10 माइक्रोमीटर का हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अल्ट्रा फाइन मतलब ग्रेटर देन 0.1 माइक्रो, then fine less than 0.1 micron to 2.5 micron, then इसके अलावा close 2.5 to 10 micron and super close 10 micron। तो ये बहुत important हमको समझना है। If these particular matters makes its way into the fourth solution for injectable parentals, they present a challenges to the patients and organs vascular system. If concern a high and human body defense system is unable to combat, then it may lead the shocks and sufficiently sized particles may affect the blood flow। एंड इसमें बोलना चाह रहा है कि पार्टिकुलर मैटर मेक इट वे इनटू द फोर्थ सोल्यूशन और इंजेक्टेबल पेरेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्रेजेंट ए चैलेंज टू द पेशेंट ऑर्गन। ये जो आदमी का इंटरनल ऑर्गन्स होता है उसको चैलेंज करते हैं, स्पेशली वस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं। और इफ हाई एंड ह्यूमन बॉडी डिफेंस सिस्टम इज अनेबल, अगर आदमी का इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। So the airborne particles contaminants are stopped or reduced by installation of the HEPA filter. The MBPS of the HEPA filter is 0.3 micron with the increased efficiency of the capture for smaller larger particles। तो इसलिए हमारा जो किसी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग HEPA फिल्टर तो यूज़ करते हैं, इसका जो साइज होता है 0.3 माइक्रोन का होता है और जो कि हाई इफिशिएंसी में भी यूज़ हो सकता है। तो इससे बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी तरह विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नो इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि रेशनल ऑफ द मॉनिटरिंग नॉन वायबल पार्टिकल्स टू द प्रूफ ऑफ द कंट्रोल ओवर द वायबल पार्टिकुलेट्स कंटामिनेंट्स। तो इसमें जो पहला पॉइंट निकलता है जीएमपी एस्पेक्ट्स रफली प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन द वायबल एंड नॉन वायबल्स। आईसी कंट्रोल ओवर द नॉन वायबल शैल आल्सो ब्रिंग कंट्रोल ओवर द वायबल। एंड दूसरा पॉइंट आता है द टोटल पार्टिकुलर मेजरमेंट डज नॉट गिव द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन द वायो वार्डन ऑफ एनवायरमेंट। द विलियम वाइट ड्यूरिंग हिज स्टडी फाउंड दैट वायबल contaminants adjusted between the 10 to 15 microns and no smaller due to desiccating nature of the dry clean room environment। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि विलियम वाइट ने अपनी स्टडी में ये फाउंड आउट किया था कि वायबल जो कंटामिनेंट एडजस्टेड बिटवीन 10 to 15 माइक्रोन्स के होते हैं उससे छोटे नहीं होते हैं ड्यू टू डिसिकेटिंग नेचर ऑफ द ड्राई रूम एनवायरनमेंट। तो इसको हम लोग बाई HEPA फिल्टर के थ्रू आराम से क्लीन कर सकते करेक्ट कर सकते हैं। द यूएसपी कैरेक्टर the microbial evaluations the clean room stated that the wide airborne microbes are not free floating and or signals they frequently associate with the particles of the 10 to 20 microns, so that controlling the larger particulate greater than 5 micron clean room sterility and this losing sterility can be monitored। and the controlling the general particulate burden offer control over the viral contaminations risk. It does not elevate and the requirement of the monitoring for the viral fraction using other technology and dynamic like dynamic air sampler settle plates and contaminants। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट बोल रहा था कंट्रोलिंग ऑफ द जनरल पार्टिकुलर बर्डन्स ऑफर द कंट्रोल ओवर द वायबल कंटामिनेशन रिस्क। इट डज नॉट एलिवेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ फॉर द वायबल फ्रैक्शन यूजिंग द अदर टेक्नोलॉजी लाइक डायनामिक एयर सैम्पलर्स होते हैं, सेटल प्लेट्स होती है, कॉन्टैक्ट प्लेट्स होती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसमें हम लोग देख सकते हैं इनके लिए जो वायबल स्टॉन्स होते हैं उनके लिए। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 और 15 माइक्रोन उनके जो आइडेंटिफाई किया था विलियम वाइट ने, उसके हिसाब से ही फिर उन्होंने अपनी जो नेक्स्ट स्टडी में बोला है था कि हमको इस लेवल का ही HEPA फिल्टर यूज़ करना है। इस लेवल 0.3 माइक्रोन का HEPA फिल्टर यूज़ करने से हम लोग पॉसिबिलिटी ऑफ द बायो वार्डन्स को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा जो निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है रैशनल फॉर द मॉनिटरिंग नॉन वायबल पार्टिकल्स पार्ट 3। तो प्रूफ ऑफ द कंट्रोल ओवर द क्लीन रूम एक्टिविटीज विद द पर्सनल एंड द प्रोसेस ओरिएंटेड ऑन परफॉर्मिंग द पार्टिकुलर्स मॉनिटरिंग वी विल ऑलवेज रिमेन बेटर इन्फॉर्म। द बेटर इन्फॉर्म आर वी आर द बेटर वी कैन कंट्रोल पार्टिकुलर मैटर। सिंपल बोल रहा है कि जितना वी विल ऑलवेज बी रिमेन बेटर इन्फॉर्म एंड द बेटर इन्फॉर्म वी आर बेटर वी कैन कंट्रोल। तो जितना हमारे पास अच्छा इन्फॉर्मेशन रहेगा उतना ही हम उसको अच्छी तरह से हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। नाउ दूसरा था poorly gowned operator shed more particulates than the properly gowned one। Poorly gowned operator sheds more particulates than the
प्रॉपर्ली बाउंड, और इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी आता है कि ये जो ड्रॉपलेट है प्रॉपर्ली बाउंड नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा पार्टिकुलर मैट्रिक्स तो भी जनरेट कर सकता है। क्लीन रूम गाउन शेड फ्यूअर पार्टिकुलर्स दैन दोज लॉन्ड्रेड मल्टीपल्स टाइम्स। तो ये भी एक अच्छा दूसरा पॉइंट है कि क्लीन रूम्स गाउन शेड फ्यूअर पार्टिकल्स दैन दोज लॉन्ड्रेड मल्टीपल टाइम्स। तो ये भी एक मेजर पॉइंट इसमें निकल के आता है। उसके बाद में जरा एक बात देख लेते हैं, वाई ऑल कंसर्न अबाउट द डस्ट। व्हाट इज द डस्ट? डस्ट इज द बैक्टीरिया कैरियर लाइक वायरस 6 microns to 3 microns, 0.006 micron to 0.303 microns. The bacteria of this range, the dust particle, the typical size relationship between the dust bacteria and virus is very much important. That means the dust having the everything like virus, bacteria, dust particulates. Now eliminate the sub-micron airborne contaminant for the challenging. Just you can understand this one. For example, in the 8 the food high rooms, the particulate in the 15 micron range might take the 60 seconds to settle, while 12 micron particulate might take the 15 hour seconds. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एलिमिनेटिंग द सब माइक्रोन एयरबॉर्न कंटामिनेट आर चैलेंजिंग. Particulate can be handled by the regular cleaning tools, mops, vacuums, cleaners. Like SPF defines the particulate smaller than the 2.5 micron in diameter is a fine mode, and those larger than 2.5 micron are the coarse mode. And fine modes particles generally are lessly likely to be set to the ambient conditions, are just like to deposit on the vertical surface on horizontal surface. Coarse mode particle will generally settle and thus have the shorter lifetime and the air time. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती है, स्मॉलर द पार्टिकुलर्स स्मॉलर देन द 2.5 माइक्रोन डायमीटर इज एज फाइन मोड. जो 2.5 से बड़े होते हैं उनको क्लोज मोड बोला जाता है. फाइन मोड पार्टिकल्स जनरली आर लेस लाइकली टू सेट द एमिनेंट कंडीशंस, जो होती लेस लाइकली सेट होते हैं एमिनेंट कंडीशन, जस्ट लाइक द डिपॉजिट ऑन द वर्टिकल सरफेस एज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेसेस. क्लोज मोड पार्टिकल्स विल जनरली सेटल एंड दस हैव द शॉर्टर लाइफ टाइम इन द एयर बॉर्न स्टेट. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल जिसमें जो दिया है कि 8 फुट रूम में अगर 50 माइक्रोन रेंज माइट टेक द 60 सेकंड सेटल, और इतना एक पार्टिकुलर जिसका रेंज जो है 50 माइक्रोन है वो 60 सेकंड में सेटल हो जाती है. 8 माइक्रोन पार्टिकुलर माइट बी इन द 15 आवर्स टू सेटल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना. इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू HEPA. तो HEPA, व्हाट इज द HEPA? हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं HEPA फिल्टर क्या होता है. तो HEPA फिल्टर आर डिजाइन टू टारगेट द मच स्मॉलर pollutants and the particles. Number one, these particles are trapped lightly stick to the fibers and through a combination of the following three mechanism. Interceptions, where the particles following a line of the flow in air stream come within a radius of a fiber or adhere to it. Impactions, internal impactions, inertial impactions, where larger particles are unable to avoid flow fibers, so large it is unable to quickly adjust to the work changes in the streamline. There is a near to a filter fiber while flowing the turbine counters of the streamline directions nearby the filter fiber, while following the turbine counters of the air stream and forced to embed the one of them directly. The impact increasing the dimension fiber separations at high air velocity. This one, diffusion. The enhancing the mechanism that is the result of the collision with the gas molecules by the smallest particles, especially those below 0.1 micrometer in diameter, which is thereby the impeded and delayed in the path through the filters. This behavior is smaller the Brownian motions and raises the probability that a particles will be stopped by either of the two mechanisms above that. It becomes dominant to air flow velocity. Diffusion predominates below 0.1 micrometer diameter particle size. Impactions and interruptions predominate above the 0.4 micrometers. In between, near most penetrating particle size Mbps 0.3 micrometers. Both diffusion and intersection are comparatively inefficient, and therefore the HEPA is specifically used to detention of these particles of the define the filters. So this is the mechanism of the HEPA filter through which we have discussed here. Now
दूसरा जो पॉइंट इसमें निकल के आता है कि मैकेनिकल HEPA फिल्टर में कि डिफ्यूजन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर bombarded by the gaseous molecules causing them to move erratically Brownian motions and contact the filter fiber. दूसरा diffusion, the particles are collected as they travel from areas of high airflow and areas to low airflow where other particles may already be trapped. So conclusion, a HEPA filter that is a HEPA filter that is the 99.97 efficient at the 0.3 microns is 99.97% effective. The trapping the particle at the most vulnerable size of the 0.3 microns for particles that either larger or smaller than 0.3 micron. The filter is actually more efficient than the 99.97. 0.3 microns is considered the filter most penetrative particle size MBBS. In other words, the 0.3 microns is size at which penetration of the particle through the air filter is highest. तो दूसरे वर्ड में बोले कि 0.3 जो माइक्रोन ऑफ द साइज पार्टिकल एट विच द पेनिट्रेशन ऑफ द फिल्टर्स थ्रू द हायर filter is highest. HEPA filter are tested by the challenging filters that the aerosolids product known as the determined to the filter efficiency at the specific size. For example, DOP and POW test. POW is the force through the filter using the aerosol generators, and the filter is then stand at the downstream side using the photometers and aerosol डिटेक्टिव डिवाइस। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग हमेशा वैलिडेशन करते हैं HEPA फिल्टर का, तो उस कंडीशन हम लोग चेक करते हैं कि उसमें जो उसकी वेलोसिटी आ रही है, जो उसका लीड टेस्ट जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सराउंडिंग एरिया से। तो उसके लिए हम लोग एरोसोल जनरेटर का यूज़ करते हैं, और जो उसमें DOP एंड पावर टेस्ट उसमें परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि उसकी डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम में कितनी वैल्यू आनी चाहिए, और जो कि वहाँ से अपने आप ही डिटेक्ट करके बता देता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो कि HEPA फिल्टर 0.3 माइक्रोन और 99.97 पे बेस्ट इफेक्टिव फिल्टर जो होता है, जो नॉर्मल फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है। तो यहाँ पे एक HEPA फिल्टर का कंस्ट्रक्शन बताया गया है, वो हम लोग इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देन इसके बाद रिमूवल ऑफ द माइक्रोबीव्स। तो सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए डस्ट इज ए कैरियर, डस्ट मस्ट बी कंट्रोल्ड। एम्बिएंट माइक्रोबी इज रिमूव फ्रॉम बाय द फिल्ट्रेशन। इंटरनल माइक्रोबी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्शनल एयर फ्लो एंड द एयर फ्लशिंग और डाइल्यूशन। सरफेस माइक्रोबी कंट्रोल्ड बाय द adhering the strictly to the cleaning SOPs. Now, states condition of the clean rooms as built. यहाँ पे आप देख रहे होंगे as built condition, rest conditions, there is no motions. और and the in operations, तो in operations में this will be the condition of that. Now how are the clean rooms classified? तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि how are the clean room classified? Class 100, class 1000. तो based on the particle size is very much important to know us कि क्या मटेरियल काउंट्स कितना रहेगा उसमें, उसके बेसिस पे हमारा जो क्लीन रूम्स होते हैं उसको हम क्लासीफाइड करते हैं एज पर ISO 5 जो नॉर्मली हम लोग पेरेंटल्स में यूज़ करते हैं, और ISO 1000 जो सिट्स एज पर सिट्स ये हम लोग नॉर्मल दूसरे सराउंडिंग एरियाज में इसको क्लासिफिकेशन में लेते आते हैं। नाउ द क्लीन रूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लीन रूम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड द ग्रेडेशन ऑफ दिस आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कंपैरिजन ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो WHO GMP, US कस्टमरी एंड ISOs और क्या क्या बोलते हैं जरा एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो WHO है उसका ग्रेड ए, तो US का M.3 और US का क्लास 1000 और ISO तो क्लास 5 ग्रेड ए सारे इक्विवेलेंट होते हैं। देन ग्रेड बी सिमिलर ए और बी दोनों क्लास 100 में आते हैं और ISO 5 में ही बिलोंग करते हैं। ग्रेड सी जहाँ पे जो क्लास 10,000 पार्टिकल्स बेस पे करते हैं तो उसको हम लोग ग्रेड सी बोलते हैं। और ग्रेड डी जहाँ पे 1 लाख पार्टिकल्स और के ऊपर हम लोग उसको मेजरमेंट में करते हैं तो उसको हम लोग ग्रेड डी बोलते हैं। मतलब यहाँ 23 लाख तक के पार्टिकल मैटर विल बिलोंग टू ग्रेड डी। तो ABCD ये और या क्लास 100 क्लास 10,000 क्लास 1 लाख इज द पार्ट ऑफ दिस में। सिमिलरली ISO 5, ISO 7, ISO 8 will be the part of this here. Now the manufacturing environment conditions,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में 2 ऑपरेशन स्टेट्स द क्लीनिंग एरियाज क्लासिफाइड इन द टर्म्स ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जाए कि ग्रेड दिया हुआ है एट रेस्ट कंडीशन, एट ऑपरेशन कंडीशन में बताया गया कि मैक्सिमम परमिटेड नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे एक कैटेगरी में 0.5, 0.5 to 5 माइक्रोन्स, ग्रेटर देन 5 माइक्रोन्स, 0.5 to 5 माइक्रो, सिमिलर ग्रेटर देन 5 माइक्रो। तो यहाँ पे एक कैटेगरी में 3500 और ये 5 माइक्रोन से कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बी में भी सिमिलर है 3500, ठीक है, और उससे नीचे ही होना चाहिए। सी में दिस अमाउंट विल बी द 3,50,000 और ग्रेटर ये 5 में बात करते हैं तो 2000 के आसपास आ जाएगा। डी में ये फर्दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें 20,000 के आसपास आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे डी क्लास नॉन ऑपरेशन में नॉन डिफाइंड है, दोनों में सेम कंडीशंस है एट रेस्ट और ऑपरेशन कंडीशन में, उसके हिसाब से हमको सिस्टम डिजाइन करना चाहिए। तो एट रेस्ट द प्रोडक्शन इक्विपमेंट इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग, इन ऑपरेशन इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट फंक्शनिंग एंड डिफाइंड ऑपरेटिंग मोड्स एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द पर्सनल प्रेजेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्लास ए में हमारा 0.5 to 5.0 माइक्रोमीटर के 3500 से ऊपर हमारे पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए मीटर क्यूब में। सिमिलरली बी में भी सेम है, 3500 से ऊपर नहीं होने चाहिए। बी में सी में हमारे 3,50,000 के आसपास हो सकते हैं और डी में 35 लाख के आसपास ये पार्टिकुलर मैटर्स 5.5 to 5 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। तो इसमें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको समझना और इसी के हिसाब से हमारे सारे सिस्टम्स जो है वो डिजाइन होते हैं। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट कंडीशन में 4 ग्रेड क्लीन रूम्स एरियाज होते हैं। तो ग्रेड डी इक्विवेलेंट टू क्लास 1 लाख ISO 8। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्लीन एरिया फॉर क्लियरिंग आउटलेट्स क्रिटिकल स्टेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग aseptically prepared product like handling of component after washing, ये क्लास डी में आता है। तो इसमें मोस्टली उन्होंने बोल रहा है कि ग्रेड डी में हम लोग इक्विवेलेंट टू क्लास 1 लाख और ISO 8 का पार्ट होता है, इसमें कि क्लीन एरिया फॉर क्लियरिंग आउट लेस क्रिटिकल स्टेज, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बहुत लेस क्रिटिकल स्टेज होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है डायरेक्टली, जहाँ पे केवल उसकी जो एक्सेसरी वॉशिंग हो रहा है या दूसरी चीज़ें हो रही है, वहाँ पे क्लास डी आता है। क्लास डी इक्विवेलेंट टू द 10,000 ISO 7 क्लीन एरियाज फॉर क्लियरिंग आउट द लेस क्रिटिकल स्टेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द aseptically prepared product like preparation of solution to be filtered। तो इसमें जो सी कैटेगरी होता है उसमें 10,000 क्लास आता है, ISO 7 की कैटेगरी में आता है, जिसमें कि हमारा जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेस क्रिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं और उसमें लाइक सोल्यूशन को फिल्टर किया जा रहा है वो आ जाता है। देन उसके बाद में ग्रेड बी इक्विवेलेंट टू 100 ISO 5 फॉर एसेप्टिक प्रिपरेशंस। मैं यहाँ पे फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि फॉर एसेप्टिक प्रिपरेशन ग्रेड बी पिक्चर में आता है और प्रिपरेशन ऑफ द फिलिंग बैकग्राउंड इन्वायरमेंट फॉर द ग्रेड ए जोन लाइक क्लीन रूम इन विच लैमिनार एयर फ्लो बर्थ स्टेशन हैज़ टू बी हाउस्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रेड बी में हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग होना है वो ग्रेड बी एसेप्टिक डायरेक्टली फिलिंग और डायरेक्ट लाइक डिस्पेंसिंग ऑल द एक्टिविटी हैज टू बी पार्ट ऑफ द ग्रेड बी। और उसके लिए हमको LF बर्थ स्टेशन पे उसके उधर करना है, उस पूरे एरिया को हमको क्लास बी बनाते ही काम करना है। तो इक्विवेलेंट टू क्लास 100 इज ISO 5 का पार्ट होता है। और उसके बाद में आता है हमारा क्लास ए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट क्लास इक्विवेलेंट टू क्लास 100 US फेडरल स्टैंडर्ड 209E और ISO 14,654 पार्ट 1। तो लोकल जोन ऑफ हाई ऑपरेशंस प्रोडक्ट फिलिंग स्टॉपर्स बॉल्स बॉयल ओपन वेल्स हैंडलिंग स्टेलाइज मटेरियल्स एसेप्टिक कनेक्शंस ट्रांसफर ऑफ द पार्शियल स्टॉपर्स कंटेनर्स टू बी लॉकलाइज्ड। तो ये जो फार्मा इंडस्ट्री में ग्रेड ए जो होता है लोकल क्लास बी के अंदर क्लास ए को भी रखा जाता है, जहाँ पे कि हमारी फिलिंग होती है, यहाँ पे स्टॉपर वॉल्स होते हैं, ओपन वॉल्स होते हैं, हैंडलिंग स्टेलाइज मटेरियल्स एसेप्टिक कनेक्शंस ट्रांसफर ऑफ द पार्शियल स्टॉपर्स कंटेनर बाय टू बी लॉकलाइज्ड। तो ये जितनी भी एक्टिविटी होती है स्लाइड में ये लोकली हम लोगों को थ्रू क्लास ए के अंदर करना चाहिए, जहाँ पे हम लोग फिलिंग सीरप्स और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो कंडीशन यूजली प्रोवाइडेड बाय द लैमिनार एयर फ्लो स्टेशंस। ईच ग्रेड ऑफ क्लीन रूम हैज स्पेसिफिकेशन फॉर वाइबल एंड नॉन वाइबल पार्टिकल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने समझा कि क्लास डी, क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए, ये हमने अभी सारा समझ लिया है यहाँ पे। नाउ इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग पार्ट 4 में समझते हैं लिमिट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग द ऑपरेशंस। तो ग्राड इधर दिस साइड में आपने देखा होगा ग्रेड दिया जा रहा है, यहाँ पे एयर सैंपल्स FCO पर मीटर क्यूब दिया जा रहा है और यहाँ पे सेटल प्लेट्स 90 mm डायामीटर CFU 4 आवर्स दिया जा रहा है। कॉन्टैक्ट प्लेट्स 55 mm
डायमीटर CFU पर प्लेट दिया जा रहा है एंड ग्लोब प्रिंट 5 फिंगर्स, तो CFU पर ग्लोब दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ग्रेड ए में हम बात करते हैं तो ग्रेटर देन 1 CFU पर मीटर क्यूब बियर सैंपल्स में आएगा 10, इसमें बी में बात करते हैं 10 आएगा, सी में बात है 100 आएगा, और डी में बात करते हैं तो 200 आएगा। सिमिलरली ये सारे पैरामीटर्स जो है अलग अलग चीज़ तो सेटल प्लेट के बेस पे और अलग अलग मॉनिटरिंग है जहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस में करते हैं। तो ईयर सैंपल्स ले लिया, CFU पर मीटर जो कितना आ रहा है ग्रेड में, सेटल प्लेट्स पे हमारा 90 mm डायमीटर तो सेटल प्लेट्स है, उसमें CFU वो 4 घंटे में कितना आना चाहिए एक ग्रेड में, एक के आसपास आना चाहिए। देन कॉन्टैक्ट प्लेट 55 mm में कितना आना चाहिए, सिमिलर इसमें तो बी में 10 5 रहना चाहिए, सी में 100 50 25 के आसपास रहना चाहिए। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो 4 तरह की हम लोग माइक्रोबियल मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सैंपल्स FCO पर मीटर क्यूब सेटल प्लेट 990 mm डायमीटर CFU पर आवर, कॉन्टैक्ट प्लेट 55 mm डायमीटर CFU पर प्लेट एंड सिमिलर ग्लोब प्रिंट 5 फिंगर्स CFU पर ग्लोब्स, ये सारी पैरामीटर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ग्रेड ए में 10 और 100 और 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए ये सैंपल्स में। So these are the average values. Individual setter plates may be exposed or not less than the 4-hour values are for guidance only, not intended to represent the specifications. Levels of detection and microbiological contamination should be established for altered and actions purpose and monitor trend or air quality in the facility. So this is also very much important. Now, clean room monitoring program. The clean room should be monitored for the microorganism particles. So this is the air part, and the sampling point should be that point. तो यहाँ पे sampling point which has to be monitored. Then the other parameter that need to be regulated and monitored in clean rooms like temperature, relative humidity, and the room pressures, air monitoring and lighting is also very much important. Now ISO standard 14644, what it says is ISO 14000 is 14644 is the internationally accepted standard for the clean rooms associated control environment. So this standard is the use since the introduction of the first edition of the 99, and ISO 14644 consists the following parts. Part 1, classification of the air cleanliness. Part 2, specification for the testing and monitoring of the poop continued the compliance within the ISO 14644 Part 1. Then methodology of the test method, and Part 4, design and construction of the startup. Part 5, operations. Part 6, terms and definitions. Part 7, enhance the clean devices and microenvironmental and isolators. Part 8, moleculars of the molecular contaminations. So this is very much important to know. Clean room maintenance program. The test parameter schedule of the test demonstrate continuing the compliances. Test particulate count and air pressure, differential airflow. These all things are very much important to know us from the maintenance point of view, which is very much important to know. Then after that. The test, what should be the frequency under the preventive maintenance, the schedule of the additional operational test, number 1. यहाँ पे टेस्ट पैरामीटर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लासेस नजर आ रहे हैं, मैक्सिमम टाइम ऑफ इंटरवल एंड क्या प्रोसीजर वहाँ पे आता है, किस ISO रेंज में करना है हमको, विच भी कंट्री टाइम भी चाहिए। इंस्टॉल फिल्टर लीकेजेस ऑल 24 मंथ, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन 24 में होना ही चाहिए। कंटामिनेशन ऑफ द लीकेजेस 24 मंथ में होना चाहिए, रिकवरी 24 मंथ में होना ही चाहिए, एयर फ्लो विजुलाइजेशन 24 मंथ में, इसके रिकॉर्ड्स हमको वी हैव टू मेंटेन दिस वन। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट था ISO क्लासिफिकेशन, ISO 4, ISO 1 टू द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल, ISO 4 high speed video replication glass laminations, ISO 3 compact disc manufacturing, optical manufacturing, ISO 2 semiconductor manufacturing, ISO 1 latest wafers and chip manufacturing, hard disk manufacturing. Now the details of the drawing. The personnel must grab in the following order: the dedicated shoes and shoe covers, head and facial hair covers, and the face mask. Eye shield are optional unless the working with the irritants and others. After the grab, and personnel must clean their nails and wash their hands. They must dry lint-free disposal towels and electrical hand dryers. After hands are dry, personnel must done a non-shedding drawing. Once inside the buffer room, prior to doing the sterilized product-free gloves, personnel must clean their hands with the alcohol-based surgical hand scrubs for the manufacturing recommendations.
So this is the some sterilization clean room gowning procedure like pre-entry shoes and gownings, gloves class 100 and mask and hoods, and these are the basic what things has to be people need to be made sure. It's very much important to know us. Now, the source of the contamination in the clean rooms, number one, personal, the skin, flaps and oils, cosmetic and perfume, spites, clothing, debris, lint and fibers, etc. hairs, facilities, walls, floors, ceilings, paints, cottage, construction materials, sheet rocks and straw, air conditioning debris, room, air and vapors, एंड स्पेल्स लीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 5 पैरामीटर जो दिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी कंटामिनेशन जनरेट कर सकते हैं। के लिए रूम में पर्सन हमने बात कर लिया। फैसिलिटी में वॉल, फ्लोर, सीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंट्स, कोटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीट्स, रोड्स, सोवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एयर कंडीशनिंग, डेवरेज, रूम, एयर, वेपर एंड स्पेल्स लीकेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट्स एंड टूल जनरेटेड, फ्रिक्शन, बियर्स, particles, lubricant and emissions, vibrations, smokes, dusters and both fluids and cleaning chemicals product, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन जो हमने दूसरा भी बात किया था कि सेवरल मैन्युफैक्चरिंग में, और जो दूसरे पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलते आ जाते हैं। तो इसमें जो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो एलान विद द सोर्सेज, दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलती आ जाती है। लाइक source of the contamination, part 2, the amount of the several sources, area, ceiling, walls, materials, equipment, the large cause of the contamination in the clean room are the personal standing or sitting with no movement, result the shedding of 10,000 particles in a mat 0.3 microns or larger, standing or sitting with no movement, result 1 lakh particles in a minute, so 0.3 microns or larger। मतलब एक बंदा जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है तो भी रिजल्ट इन शेडिंग, तो 1 लाख के आसपास पड़ते हैं मिनट जनरेट कर सकता है। सिटिंग एंड और स्टैंडिंग लाइट हैंड अन फॉर अ मूवमेंट, रिजल्ट द शेडिंग इन द शेडिंग 5 लाख के आसपास पार्टिकल पर मिनट जनरेट कर सकता है। सिटिंग, स्टैंडिंग, एवरेज बॉडी आर्म मूवमेंट टाइप, रिजल्ट द शेडिंग ऑफ द 10 lakh particles in per minute 0.3 micron or walking, slow walking 2 mph, resulting in the shedding of the 5 lakh particles in a minute. Average walking 3.5 mph, result walking 75 lakhs particles in a minute. Microns. Fast walking 10 lakhs particles in a minute. Climbing stairs and more than shedding 10 lakh particles in a minute. So it is important to each of us understood how the personal hygiene and habits affect the clean room cleanliness. Movement is very much important. And now do clean room do or don'ts, तो do what क्या हमको करना चाहिए क्लीन रूम में, क्या नहीं करना चाहिए, दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो डू बिफोर एंटरिंग द क्लीन रूम, एंट्री ओनली थ्रू एंट्री रूम एंड नो शॉर्टकट, बाथ, क्रॉस, ट्रैक मैट एंड क्लीन सोल ऑफ द योर शूज, wear the shoe covers, clean room, wear the clean room garments, one shoots, wear the work mat, caps and wear the covers as per requirement, wear gloves as per requirement, wipe down any hand tools carrying, wipe down any others items brought into the area, don't inside the clean room, no wooden pallets, ladders and wood handled tools, no cardboard boxes, no pencils, erasers, pen only, no pencil or erasers, pen only, never bring the unclean dusty tools, no food, drink, no chewing gum ever, no cosmetic jewelry, and this one do whenever leaving the clean room, exit only through the ante room and personal air lock, no shortcut, remove the clean room garment within the ante room and discard the garment properly in the bin only, take your time, haste does make waste। तो दिस इज वी हैव अंडरस्टूड हियर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने इसमें समझा, और आप सबको ये चीज़ समझ में आया होगा कि फार्मा इंडस्ट्री में हमारा क्लीन रूम पार्टीशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या क्लास हम लोग मेंटेन करते हैं। ISO 5, ISO 6, ISO 7 क्लास A, B, C, D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ से ये सब चीज़ें हमारी निकल के आएंगी। तो ये क्लीन रूम पार्टीशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था विच वी डिस्कस हियर। आई थिंक यू होप ऑल आर एंजॉय ऑन दिस। तो